नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है, चाहे वह आर्थिक सेहत का मामला हो या स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो या फिर आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं। कोरोना महामारी ने न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। हालांकि इस महामारी की दूसरी लहर अब काफी हद तक नियंत्रित हो चुकी है, लेकिन इससे इंडियन इकोनॉमी भी अछूता नहीं रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि महामारी से उबरने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं महिंद्रा ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला जी, और मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में जो लॉकडाउन लगे और जो उद्योग धंधे बंद हुए, उनका अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ है, और आप क्या आकलन करते हैं इस बारे में? दूसरी लहर से इंडियन इकोनॉमी किस हद तक प्रभावित हुई है और इसका दूरगामी असर क्या हो सकता है? मनीष जी, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो दूसरी लहर थी ये काफी विशियस थी, यानी इसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ। लेकिन एक अंतर अर्थव्यवस्था की निगाह से अगर मैं बताऊं कि पहली वेव और दूसरी वेव में क्या अंतर था। पहली जी। वेव में आजीविकाएं बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हमारे देश में लॉकडाउन जो है एक साथ, और ऑक्सफोर्ड का एक स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है कि आपका जो लॉकडाउन है कितना स्ट्रिक्ट है। उसमें भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वाला देश था। उसके जी। कारण आजीविकाओं पे बहुत गहरा या बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और जो कि हमने जीडीपी नंबर में देखा। तो अगर आप देखें कि पहला क्वार्टर पिछले वित्तीय वर्ष का, उसमें इकोनॉमी करीब 24% डीग्रो किया, इकोनॉमी ने -24%। इस बार अगर हम देखें फर्क, तो जो लॉकडाउन है वो स्टैगर्ड थे, यानी लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स थे। जी। कुछ स्टेट्स ने पहले किया, जैसे केरला, महाराष्ट्र में पहले शुरू हुआ और काफी समय तक चला। अब हम अनलॉक की प्रक्रिया में है। इसके कारण जो स्ट्रिंजेंसी है वो उतनी ज्यादा नहीं थी, पहली बात। दूसरी, हमने पिछली बार के जो वेव में काफी सारी लर्निंग्स रही हैं इकोनॉमी के लिए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको एडमिनिस्टर किया है। कुछ राज्यों ने, आपने देखा होगा कि वीकेंड पे लॉकडाउन लगाए थे, कुछ लोगों ने जी। एक समय अवधि निर्धारित की थी। तो उसके कारण आजीविका पे या अर्थव्यवस्था पे उतना गहरा या उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है जितना कि पिछली बार पड़ा था। जी। लेकिन जान माल का अगर हम देखें तो पीक जो था अर्ली मई में 4 लाख इन्फेक्शन और 4,000 डेथ्स पर डे, वो दुनिया में मतलब काफी एक बुरा जो हेडलाइन था हमारे देश ने बनाया। पर अगर मैं इन सबको एक नंबर में आंकने की कोशिश करूं तो जीडीपी पे जी। इसका असर करीब 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ होगा। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं पहली वेव में, तो हमारी जीडीपी को करीब 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो इसलिए मैं जी। कहूंगा कि इस बार का जो सेकेंड वेव है उसका अर्थव्यवस्था पे उतना गहरा असर नहीं पड़ा है। हालांकि जान माल की दृष्टि से या जो हमने जाने गंवाई है, जो कि बहुत ही दुखद है, वो काफी बुरा रहा है, वो काफी गहरा रहा है। पर अर्थव्यवस्था पे इसका कुल असर करीब 4 से 5 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। सर, एक चीज और देखने को मिली है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं देश में जगह जगह, उसकी एक तरह से कहें तो जो वास्तविक स्थिति है कि गांव में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है, शहरों में किस तरह की व्यवस्था है। तो एक तो जीडीपी का लगभग 1% स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित किया गया था। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो देश में, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आपकी क्या सलाह हो? तो जैसा कि आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमेशा से हेल्थ को जी। इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था जितना दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा 1% ऑफ जीडीपी, ये नंबर उससे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि हेल्थ जो है वो
स्टेट सब्जेक्ट भी है, जी तो राज्य सरकारें भी खर्च करती हैं उसके ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का करीब 1.25% के आसपास खर्च है, लगभग उसी के आसपास राज्य सरकारें भी अलग अलग मदों में खर्च करती हैं। तो ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये हम अगर किसी डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें या हमारे किसी पीयर से, जी ऐसी इकोनॉमी जो कि हमारे समकक्ष हो, तो ये नंबर काफी कम है। अधिकतर देश जो है 3.5 से 5% तक खर्च करते हैं हेल्थ पे, जो कि जी हमने अनेक दशकों में आजादी के बाद नहीं किया है। और उसका खामियाजा हमको भुगतने को मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात यह है कि हमने ये रियलाइज किया है एज एन इकोनॉमी, एज अ सोसाइटी, कि ये अब आगे और नहीं चल सकता। हम हेल्थ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमको न सिर्फ एलोकेशन बढ़ाना होगा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, बट हमको जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसको भी स्ट्रेंथन करना होगा। जी पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री ने एक एक योजना, जो कि कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा जो मूलभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस तरह की जो फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान देना होगा। दूसरा जो हमने इस पैंडेमिक में महसूस किया कि सिर्फ अस्पताल बना देना या ऑक्सीजन या बेड्स उपलब्ध करा देना ही काफी नहीं होगा। जी हमको उसके साथ साथ जो सॉफ्ट इंफ्रा है, यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड मेडिकल जो स्टाफ चाहिए होता है, उस पर भी ध्यान देना होगा। और मुझे लगता है कि ये जो रियलाइजेशन है, ये आ चुकी है। अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह से, सबसे जरूरी चीज होगी किस तरह से सेंटर और स्टेट इस पे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो पहला, जैसे मैंने कहा, एलोकेशन बढ़ाना होगा। दूसरा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। तीसरा, जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स, हम्म, नर्सेस और पैरामेडिक्स, उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, चौथी बात, कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ऑल ऑफ दिस। तो एलोकेशन बढ़ाना आसान है, लेकिन हम्म, किस, जैसा मैंने कहा कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट भी है, तो सेंटर और स्टेट को इस पर साथ साथ काम करना होगा। मेरे ख्याल से ये सफलता की असली कुंजी कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल। सर, अभी हम लोगों ने देखा है कि सरकार और आरबीआई दोनों ने अर्थव्यवस्था में काफी पैसे झोंके, मतलब प्रभावित किया है। अब ये तो आरबीआई और सरकार ने जो मुद्रा प्रवाहित की है, उसके बावजूद हम लोगों को ये देखने को मिला है कि महंगाई दर में अच्छा खासा एक उछाल देखने को मिला। अब सरकार इस महंगाई को काबू में करे, इसके क्या विकल्प? तो हमने जैसा देखा, ये जो दोनों लहरें हैं, इनमें कुछ चीजें कॉमन है। सबसे पहली बात, जब जी कोरोना की पहली लहर आई, अर्थव्यवस्था पे उसका असर ये पड़ा। मैंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में बात की कि आपका जी लॉकडाउन कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यदि आप इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एनफोर्स करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके सप्लाई साइड में उसका बुरा असर होगा। तो आपकी सप्लाईज डिसरप्ट हो जाती हैं, रुक जाती हैं, या जो चीजें चाहिए लोगों को उपभोग करने के लिए, वो प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज, दोनों में बाधा पहुंचती है। तो ये एक सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस के कारण इन्फ्लेशन में उछाल आता है। तो अगर चीजों की डिमांड ज्यादा है, लेकिन उनकी जो उपलब्धता है वो कम है, तो इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। तो हमने पिछले साल भी देखा कि इन्फ्लेशन काफी सारी चीजों में, प्रोडक्ट कैटेगरीज में बढ़ गया। सर्विसेज में इतना नहीं बढ़ा था, क्योंकि लोग बाहर जाके सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। और ये भी एक कारण है कि इन्फ्लेशन में काफी लॉपसाइडेड सा इंक्रीज था। जहां तक के पॉलिसी साइड की बात है, आरबीआई ने इसको काफी हद तक नजरअंदाज किया। तो यदि आप देखें, पिछले साल, पिछले लहर में जी इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन आरबीआई ने एमपीसी का मैंडेट होते हुए भी जो 4% प्लस और माइनस 2% की जो जो बैंड है, उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को एक्चुअली कम किया, ना कि बढ़ाया, जो कि उनके मैंडेट के मुताबिक यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, तो आपको पॉलिसी रेट्स कट रेज कर। करने पड़ते हैं। बट उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। अब आते हैं दूसरी लहर पे। अब क्या हो रहा है कि डिमांड साइड पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो जैसे आप सडनली 4 राज्य अगर अनलॉक करते हैं और 4 में लॉकडाउन है,
तो डिमांड पर भी असर पड़ता है। तो कुछ राज्यों में अचानक डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई साइड की जो दिक्कत है वो बनी हुई है, सप्लाई इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। डिमांड के कारण भी सडनली 4 राज्यों में डिमांड बढ़ गया, समझिए महाराष्ट्र या जो भी उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके चलते, या एनसीआर में अचानक से कुछ चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके कारण ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक कि हम इसके कारणों को समझते हैं, हम उसके मुताबिक पॉलिसी मेजर्स उठा सकते हैं। तो ये हो गया सिर्फ लॉकडाउन या कोरोना रिलेटेड इशू। दूसरा पहलू है जो अंतरराष्ट्रीय है, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस। अगर आप किसी भी कमोडिटी प्राइस को देखें, या वो सॉफ्ट कमोडिटीज हो जैसे कि अनाज हो किसी भी तरह का, या फिर मेटल्स हो या ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो, सब कुछ लगभग 10 ईयर हाई पे है, 1 दशक की हाइट पे सारी प्राइसेस हैं। इसके कारण हमारा जो इनपुट प्राइसेस हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए, तो अगर आप देखें, हम दो इंडेक्स देखते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। जी डब्ल्यूपीआई में अचानक उछाल आया और हम लगभग डबल डिजिट्स देख रहे हैं एज ए इन्फ्लेशन मेट्रिक, और सीपीआई में भी ये उछाल देखने मिला है। पर ज्यादातर से ये कैप्चर होता है डब्ल्यूपीआई में, क्योंकि हम जो वेट होता है इंपोर्टेड कमोडिटीज का, वो डब्ल्यूपीआई में ज्यादा होता है बनिस्बत सीपीआई। तो हम अगर सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों देखें तो ये चूंकि काफी सारे देशों ने काफी पैसे इकोनॉमी में, जैसा कि आपने प्रश्न में पूछा था, कि सिर्फ हमारी ही इकोनॉमी में सरकार या आरबीआई ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि अगर आप यूएस देखें, फेड देखें, वहाँ की सरकार देखें, फिस्कल अथॉरिटीज देखें, यूरोप देखें, सब ने बहुत सारे पैसे, हम जिसे कहते हैं ना कि पैसे फेंकना टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, उसके कारण ये सारी लिक्विडिटी कमोडिटीज में जा रही है, और जी कमोडिटी प्राइसेस काफी हद तक एलिवेटेड है, जैसा मैंने कहा कि 10 ईयर हाइज। तो हमको इनके कारणों को समझते हुए पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय जो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हमारे देश में आ रहा है, उसको कंट्रोल करने का उपाय अलग है। हमको करेंसी पे ध्यान देना होगा, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी पे ध्यान देना होगा। और जहां तक कि हमारे देश की बात है, जो कोरोना इंड्यूस्ड सप्लाई और डिमांड लेड इन्फ्लेशन है, उसको काबू करने के लिए भी लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स को कैलिब्रेट करना होगा। हमने अभी अभी देखा कि आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं कुछ सिलेक्ट सेक्टर्स को मदद पहुंचाने के लिए। तो मेरा जी ख्याल है अगर हम कारणों को समझ पाते हैं तो उसका इलाज अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसी तरह इन्फ्लेशन का, जैसे मैंने कहा, अंतरराष्ट्रीय और कुछ जो हमारे डोमेस्टिक साइड में जो इश्यूज हैं, अगर हम उनके कारणों को समझें तो आरबीआई और सरकार उस पर ध्यान दे सकती है, और राइट सॉर्ट ऑफ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस कैन कम अबाउट। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि जो फ्यूल प्राइस अभी महंगाई उसमें देखने को मिल रही है, फ्यूल प्राइस में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या उसका भी कोई कैस्केडिंग इफेक्ट है? बिल्कुल। यदि हम देखें, एक बड़ा कारण जो कि मैं अपने उत्तर में साइट करना भूल गया था, तो एक तो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल के आसपास है। जी उसके अलावा एक पहलू यह है कि बहुत सारी सरकारें, सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं, हर देश में पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे काफी हाई इंसिडेंस होता है टैक्सेशन का। तो अगर हम भारत में देखें तो एक्साइज ड्यूटी और वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। तो न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी काफी हद तक बेनिफिट करती हैं क्रूड ऑयल टैक्सेशन के ऊपर। इसका लॉजिक ये रहा है कि सरकार की आमदनी जो है बहुत ही हद तक प्रभावित हुई है। हमने जीएसटी कलेक्शंस में देखा है ये। पिछले साल अगर आप देखें, अप्रैल में करीब 82,000 करोड़ कलेक्ट हुआ था। नॉर्मली करीब 1 लाख करोड़ के आसपास आमदनी होती है सरकार की इससे, और एवरेज बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर भारत सरकार और राज्य सरकारों की आमदनी अगर प्रभावित होती है, तो उनको टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे आपको कोरोना काल में अगर सहायता करनी है, लोगों की हेल्थ पे खर्च करना है, अनाज बांटना है, उसके लिए पैसे भी उनको रेवेन्यू साइड पे भी ध्यान देना होगा। तो मेरे ख्याल से विचार ये था कि चूंकि लोग घरों में लॉक्ड हैं, लोग इतने ज्यादा बाहर आ जा नहीं रहे हैं, उन्होंने पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं उस पे लगातार जो टैक्सेस बढ़ाते रहे हैं,
और वो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है भारत सरकार और राज्य सरकारों की आमदनी के लिए, जो कि उन्होंने अलग अलग मदों में खर्च किया कोरोना काल में। तो मैं समझता हूँ जी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था नॉर्मलाइज होगी, लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे, मेरा ख्याल है ये जो टैक्सेशन का इंसिडेंस है वो भी कम होगा। और ये निश्चित तौर पे इसका एक काफी बड़ा योगदान रहा है इन्फ्लेशन के बढ़ने में डोमेस्टिक कारणों में। जी। अब सर हमने देखा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो धीरे धीरे अब थमती नजर आ रही है। ज्यादातर राज्यों ने अब अनलॉक शुरू कर दिया है या लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। ऑफिस, छोटे उद्योग धंधे सब जो हैं वो अब धीरे धीरे पटरी पड़ा रहे हैं, खुल रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार जो है वो वैक्सीनेशन में भी तेजी ला रही है। अगर आपके हिसाब से वैक्सीनेशन में तेजी आती है, तो जो रफ्तार है वो रफ्तार और थोड़ी बढ़ती है, तो और साथ ही कोरोना के मामले में भी कमी आए जैसे अभी देखने को मिल रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी? तो जैसा कि आपने कहा, वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। हमने करीब 3 मिलियन के आसपास वैक्सीनेशन करनी शुरू की है। और उम्मीद है कि ये रफ्तार बढ़ेगी जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बाजार में बढ़ेगी, सप्लाई साइड इम्प्रूव होगा। तो उम्मीद है कि अनलॉक अलग अलग राज्यों में जून के अंत तक लगभग सभी राज्यों में एक फेयर डिग्री ऑफ अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद से इकोनॉमी की नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अ, मैं आपको फिर से पहली लहर का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जी पहला क्वार्टर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ था। इस बार अगर हम देखें तो मई महीने में सबसे गहरा असर पड़ा इकोनॉमी पे। और जून में, जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र है या एनसीआर है या उत्तर प्रदेश है, कुछ राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी है। जी तो जैसे जैसे ये अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ेगी, और उम्मीद करता हूं कि जून के अंत तक लगभग सभी राज्यों में जैसे केसेस कम होते जाएंगे, ये अनलॉक की प्रक्रिया लगभग सारे देश में फैलेगी। उसके अलावा जो आरबीआई की पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने लिक्विडिटी विंडोज प्रोवाइड की हैं स्पेशल सेक्टर्स को या सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी को, उसका भी असर धीरे धीरे देखने मिलेगा विद अ लैग्ड इम्पैक्ट। और मुझे उम्मीद है कि एक बार ये अनलॉक की जो प्रक्रिया लगभग पूरे देश में जब प्रारंभ होगी, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी जी कंजम्पशन के लिए अ, किसी तरह का स्टिमुलस या किसी तरह के कदम उठाए जाएंगे। और फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दोनों का जो मिला जुला असर है एक लैग्ड इम्पैक्ट के साथ इकोनॉमी पे आएगा। और सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से पॉलिसी होगी, सबसे इम्पैक्टफुल पॉलिसी तो वैक्सीनेशन ही है। क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा पाए तो उससे न सिर्फ कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक नेचुरल तेजी या एक्सेलरेशन हमको देखने मिलेगा। उसके साथ अगर हम आरबीआई और फिस्कल जो पॉलिसी का रिस्पॉन्स है, मुझे उम्मीद है कि कुछ किसी तरह का स्टिमुलस या सपोर्ट अनाउंस किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। ये कंबाइन करते हुए मुझे लगता है कि Q2 में हम एक नॉर्मलाइजेशन देखेंगे और Q3 के आसपास थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन सब कुछ मिला जुला के मुझे लगता है पूरे साल में हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 8 से 9% के आसपास होनी चाहिए। एंड द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी will really add to the impetus or momentum of growth rate or normalization. जी। एक दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं सर। जी ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने कहा था कि 2024-25 तक जो इंडियन इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की हम बना सकते हैं और बनाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा जो परिस्थिति है वो और भविष्य की जो सरकार की योजनाएं हैं उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक संभव है? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूँगा, एक तो ये जो पैंडेमिक है ये वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है, न भूतो न भविष्यति जी तरह का क्राइसिस है। मैं नहीं चाहता कि कभी भी दुनिया में किसी भी देश को ऐसी से आपत्ति का सामना करना पड़े। बिल्कुल। इसके मद्देनजर
मुझे नहीं लगता है कि हमको फिक्सेटेड होना चाहिए जीडीपी टारगेट्स पे, पहली बात। और ये लगभग 1.5 साल हो चुके हैं इस पैंडेमिक को, और जी हमें अभी भी कई सारी जो मेडिकल रीजंस है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, म्यूटेशंस कैसे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी साइंटिफिक रिसर्च के दायरे में है। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि इसको काबू में कैसे किया जाए। तो ऐसे हालात में किसी भी तरह के टारगेट्स पे फिक्सेटेड रहना उचित नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम इकोनॉमी की जो 10 साल की एवरेज ग्रोथ रेट देखें, भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी अगर 6% से भी ग्रो करती है रियल जी टर्म्स, और उसमें अगर मैं 4 से 5% ऐड कर दूं इन्फ्लेशन नॉमिनल टर्म्स में, तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था 11 से 12% पे ग्रो करती है, तो एक फाइनेंस में रूल होता है, रूल ऑफ 72। तो हम अगर 72 को डिवाइड करें इस ग्रोथ रेट से, तो हर लगभग 7 साढ़े 7 सालों में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रेट वी ग्रो एट, सो इवन इफ वी ग्रो एट से 10 to 12%, आप एक कोई भी नंबर ले लीजिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था का साइज है हर जी 7-8 सालों में डबल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 5 ट्रिलियन अचीव कर पाना असंभव है। 5 ही क्यों, हम 10 ट्रिलियन, 15-20 ट्रिलियन का भी आंकड़ा पार कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हर 7-8 साल में डबल करेगी। तो अगर हम 2.7 पे हैं, तो हर 7-8 साल में आप इसको मान लीजिए कि ये डबल होने की क्षमता रखती है, प्रोवाइडेड वी कंटिन्यू टू परस्यू द राइट सेट ऑफ पॉलिसीज एटसेट्रा एटसेट्रा। और मुझे लगता है कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें, कोई भी देश, मतलब आपको बहुत कम देश ऐसे मिलेंगे जो कि नॉमिनल टर्म्स में 10% या 11% या 12% पे ग्रो कर सके। तो अगर आप यूएस या यूरोप का उदाहरण ले लें, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉक्स में जिनकी गिनती होती है, उनकी जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2 से 3% है। आप उनका इन्फ्लेशन टारगेट ऐड कर दीजिए 2%, यानी 5% से ज्यादा वो ग्रो नहीं कर सकते। उस रफ्तार पे उनको हमसे 2 से 3 गुना समय लगेगा डबल होने में, राइट? तो हमको ये एक नेचुरल एडवांटेज है, और जब तक कि हम कोई बड़ा goof-up ना करें, आप ये मानकर चलिए कि हर 7 से 8 साल में ये इकोनॉमी का साइज डबल होगा। और इकोनॉमी का डबल होने का मतलब है कि आमदनी, जो जो हर आदमी चाहता है, जिसकी बात करना चाहता है, आपकी पर कैपिटा आमदनी इनकम। 8 साल में यू कैन एक्सपेक्ट अ डबलिंग। वेरेज अगर आप अमेरिका में है या जापान में है या यूरोप में है, आपकी आमदनी को डबल होने में 20 से 30 साल कम से कम लगेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें, और भारत की जो ग्रो करने की क्षमता है, गिवन द राइट सेट ऑफ पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, मुझे नहीं लगता है कि हमको चिंता करनी चाहिए कि 5 ट्रिलियन कब होगा। हम 10-15 ट्रिलियन भी अचीव करेंगे। दिस इकोनॉमी विल डबल एवरी 7-8 years। चलिए, हम भी मतलब आपने अच्छी चर्चा की और अच्छी एक आशा जगाई हम मतलब हम सब में कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण डायलॉग्स के वीडियोस देखने के लिए आप दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, और इसके आर्टिकल आप दैनिक जागरण .com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।